उत्तराधिकार कानून जो कल लागू हुआ है उसको बता रहे थे 1956 में इस विषय पर थे कि ये हिंदू उत्तराधिकार कानून हिंदू में दो में मुस्लिम भाइयों के लिए अलग बना, जो मुस्लिम उत्तराधिकार कानून और तीसरा में थे आदिवासी उत्तराधिकार कानून। इस तीन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक में कुछ लिखना है, समझना है। और ये आपका बंटवारा में और जब इस विषय पर जाएंगे तो बहुत पॉइंट वाइज बात है। तो ये हिंदू में हिंदू उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम में मुस्लिम उत्तराधिकार कानून और आदिवासी में आदिवासी उत्तराधिकार, ये तीनों जो पास हुआ वह हुआ 16/6/1956। उसमें थोड़ा सा अमीन का जरूरत है, बाकी तो ये न्यायालय की बात है। किताब पढ़िएगा, किताब देखिएगा, इस कानून पर जाइएगा तो बहुत मोटी मोटी किताब है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा जरूरत पड़ता है कहीं समझाने के बुझाने के लिए कि उसके लिए नियम क्या है, हम जमीन कैसे किधर क्या करेंगे, है ना। ये आपका जो है कोई भी अमीन, चाहे सरकारी अमीन हो, देहाती अमीन हो, सर्वे का अमीन हो, चकबंदी का अमीन हो, सर्वे में किश्तवाड़ खाना पूरी जो भी करने के लिए जाता है, सब थोड़ा कानून पर लोग ध्यान रखता है कि क्या कानून कहता है, उसके मुताबिक वो लोग आगे हस्तक्षेप करता है और उसी संबंध से ही बात करता है। तो ये हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हम वह जो हिंदू बना उसमें दो बना, हिंदू उत्तराधिकार कानून 56 में बना, उसमें दो बना हिंदू के लिए मिताक्षरा कानून हुआ, गलत लिखिए, मिताक्षरा का दूसरा में बना दया कानून। एक हिंदू के लिए दो बना, एक मिताक्षरा कानून और दूसरा दया भाग। तो एक दया भाग कानून कुछ क्षेत्र में चला गया और कुछ क्षेत्र में बचा मिताक्षरा का। तो आपका जो आप बतियाइएगा, बंटवारा कीजिएगा, आप बोलिएगा लोग जो है हमारे यहाँ जो चलता है ये मिताक्षरा का। दया भाग कानून कहाँ चला गया? ये दया भाग कानून बंगाल में चला गया, बंगाल। ये दया भाग चला गया, ये बंगाल में चला गया। और बंगाल का जमीन का बंटवारा का कुछ अलग नियम है और मिताक्षरा में कुछ अलग नियम।
थोड़ा सा ज्ञान इसमें आप लोग को विस्तृत, और इसमें कुछ किताब का भी नाम देंगे, है ना। हम जो आप लोग अधिक से अधिक जानकारी के लिए कुछ किताब पढ़िएगा तो जीवन भर काम में आए। कहीं भी समाज में बैठिए एक अमीन के रूप में, तो आपके पास जितना भी ज्ञान रहेगा सब लोग आपको ऊंचा जगह देंगे कि इनके पास जानकारी है, 10 आदमी समझने आएगा, बुझाने आएगा, उसको समझाना बुझाना है, उस नियम पर चलने। क्योंकि अमीन जो है, आप जानते हैं कि अपने समाज के एक जज होता है, और उनका बात वो नहीं मानता है ना, तो वो पछताता है, जाके केस लड़ता है, और वो 12 साल तक लड़ता है, 20 साल तक लड़ता है ना। और वह अमीन ऐसा चीज है कि जज क्या होगा उस विषय पर वो पहले ही उसका रिजल्ट समझ लेता है कि जाओ बढ़ो, है ना। आगे रुकता नहीं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, हम समझा रहे हैं कि ये जमीन इनका है, आप दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो जाइए केस लड़िए, क्योंकि रोकिएगा तो उनको तो बड़ा ही है। तो अमीन जो है पता चल जाता है उसको कि ये जजमेंट इनका होगा जमीन, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब जानते हैं, और जान के डिसाइड लेके उनके दिमाग में बैठ गया, पढ़ पढ़ के उसको आदत हो गया। और इसमें से सब पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा आप ध्यान लगा के देखिएगा तो आप सही डिसाइड लीजिएगा, सही चीज़ बोलिएगा, और इस तरह से एक अच्छे आदमी को अच्छा सलाह दीजिएगा। नहीं माने तो अलग बात है। तो इस विषय पर हम लोग गए हैं, गीताक्षरा कानून, दया भाग कानून, ये सब होता है। आप लोग भी बोलिएगा सुन के पढ़ के, है ना, कि हमारे यहाँ जो है तो पूछ देगा कि किस कानून के अंदर, जो जानकार आदमी होगा वही पूछेगा, देहात का आदमी कोई नहीं जानता, कोई नहीं आपको पूछ सकता, देहात का अमीर भी नहीं पूछ सकता, हम लोग नहीं जानते। आप सीधे कहिएगा कि दया भाग कानून जो है आपका बंगाल में है, और गीताक्षरा कानून जो है हमारे यहाँ लागू है, और उसके तहत हम आपका जमीन का बंटवारा या उसके तहत हम जजमेंट आपको दे रहे हैं कि ये जमीन इनका होगा, जमीन इनका होगा, इनका रसीद कटेगा, इनका नहीं कटेगा, उसका ऐसे होगा, वैसे होगा। और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक पर थे। दो उत्तराधिकार कानून, हिंदू में मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, और आदिवासी में आदिवासी उत्तराधिकार। ठीक है, तो कल हम क्या लिखाए थे आप लोग को याद कराइए। सर तीसरा पॉइंट लिखा है तो यदि संपत्ति के पैतृक हो तो उस पैतृक संपत्ति में उसका जो हिस्सा होगा वह उसके तो शुद्ध लिखना है। अमीन आज का टॉपिक लिखिए हिंदू उत्तराधिकार कानून, जो लिखा गया है हो चुका है, ये लिखेंगे शुरू से नहीं लिखा, जहाँ छुटा है वहीं से लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा होगा जो नया बहुत नया लिखेंगे ना। हिंदू उत्तराधिकार कानून कल आपको लिखे हैं, हिंदू उत्तराधिकार कानून का जितना पॉइंट है सब लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। इसके बाद उसके नीचे लिख दीजिए कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं।
का छुटा हुआ है कल अपना लिख लेंगे, देखिए किसी से मांग के। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। एक में लिखिएगा पुत्र, नंबर एक पुत्र। दो में लिखिएगा पुत्री। तीन में लिखिएगा विधवा पत्नी। चार में लिखिएगा माता। आगे संख्या बढ़ाते जाइए, माता। इसके बाद लिखिएगा पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। पांच में होगा पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। बढ़ाते जाएंगे, घबराहट की बात नहीं। ये हम कल बताए थे कि 12वां पीढ़ी तक हिंदू में जो है प्रथम पीढ़ी में आता है, ठीक है, बोले थे ना? यस सर। और इस तरह से आगे जो है हम लिखाते जाएंगे, बढ़ते जाएगा संख्या, धीरे धीरे लिखना है। क्या लिखे? 5 में पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। नंबर 6 पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। पूर्व मृत मानना। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। नंबर 7 में लिखिएगा पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र। नंबर 8 में लिखिएगा पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। 8 में पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। 9 में लिखिएगा पूर्व मृत पुत्री की विधवा। 9वां पीढ़ी में पूर्व मृत पुत्र की विधवा। पूर्व मृत पुत्र की विधवा। पूर्व मृत पुत्र की विधवा। 10 में लिखिएगा पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। 10 में 3 बार हम पढ़ेंगे अभी। नंबर 10 में लिखिए पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। और 11वां पीढ़ी में लिखिएगा, 11वां पीढ़ी में है पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। 11 में पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। और 12 में लिखिएगा पूर्व मृत पुत्र की पुत्री के पुत्र।
पुत्र की विधवा। नंबर 12, पूर्व में पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा। नंबर 12, पूर्व में पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा। लिखिए 12वां पीढ़ी। यस सर। 12वां पीढ़ी तक जो है हिंदू लोग में ये प्रथम पीढ़ी में आता है। 12वां ना फिर से रिपीट कर दीजिए। 12वां नंबर वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 12वां जी सर। 12वां में लिखिएगा पूर्व मेरे पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा। देखिए हिंदू लॉ में जो दिया है लिखा, इतना तक जो है ये प्रथम पीढ़ी में आता है। प्रथम पीढ़ी कहने का मतलब है जमीन जो है हिंदू में जो है, जिधर हिंदू लॉ में जिधर उनका खून की धारा बहता है उधरे वो संपत्ति जाती है। जो हम लोग कल बता रहे थे, वो सिनेमा बना के दिखा रहे थे, उसमें जमीन कैसे हिस्सा जाता है। ये कानून जो है ये मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा कानून के तहत कि 12वां पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी है, उसमें वो दादा परदादा का संपत्ति, जैसे शॉर्ट में अभी आप लोग जान रहे हैं कि 1656 के बाद अगर किसी के पिता का देहांत हो जाता है तो उस लड़का और लड़की के जमीन में उसको बराबर बराबर अधिकार दिया गया है हिंदू लोग। और 16/6/1956 के पहले ही यदि पिता का मृत्यु हो गया है तो उसमें लड़का लड़की को बराबर अधिकार नहीं है, कानून बनने के बाद दिया। तो 16 के बाद 17 तारीख को इतना अधिकार मिल गया कि महिला भी अपना जमीन किसी को रजिस्ट्री केवल्ला बेच सकती, दे सकती क्या। तो ये सब बहुत झमेला आता है देहात में कि किसी बाप का जो है सिर्फ लड़की है, उनका लड़का नहीं है कि नहीं। तो वह संपत्ति अमीन को बुला के उसको बंटवारा किया जाता है, ब्लॉक में दिया जाता है एप्लीकेशन। वह बेटी लोग चल जाती है, ससुराल शादी होती हो कि सबका बाल बच्चा हो जाता है, नाती पोता हो जाता है, तब कहता है कि हम बाप की एकलौती बेटी है, एकलौती बेटी है तो मेरा संपत्ति तो खा रहा है मेरा चाचा लोग चाचा भतीजा लोग खा रहा है, उन लोग देता नहीं है। पहले मान सम्मान करता था उनका भाई लोग, उस लड़की का भाई लोग करता था। नियम है कि हिंदू परिवार में उसकी बहन आ गई तो खाना पीना कपड़ा लत्ता शाम में दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वो ऐसा बहु बेटी लोग हो गई है, किसी का मान सम्मान लोग नहीं करता है। तो वे लोग कहते तब हम अपने चाचा का संपत्ति ले लें। तो इस नियम के तहत मिताक्षरा कानून के तहत वह संपत्ति दे सकती है। उनका पिता का संपत्ति हो या पिता का उसका पैतृक संपत्ति को भी कल हम कोर्ट में दिखाएं ना, तो उसका पिता का संपत्ति हो, उसका पिता का पैतृक संपत्ति हो, फिर भी लड़का और लड़की में उनका बराबर अधिकार है। अगर इस जगह जिसका केवल पुत्री है उसका माता पिता उसके भाई के नाम पे अगर रजिस्ट्री कर दिया अपना हिस्सा का, तो उसके बाद तो उसका कोई दावा नहीं रहेगा। नहीं, रजिस्ट्री कर देने के बाद, केवला कर देने के बाद किसी को कर देगा तो दावा नहीं कर सकता। एक पिता अपने पुत्र के नाम से कर देता है केवला, वही ना बोल रहे हैं। और लड़की भी
लड़की है लड़का है? हैं? जैसे बोले ना दो भाई है, एक का केवल पुत्री हुआ और एक का पुत्र पुत्री दोनों है या पुत्र भर है। तो जिसका केवल पुत्री है उसका शादी होने चली गई, उसके बाद फिर आगे अपना पैतृक संपत्ति में दावा करेगी, तो अगर उसके पिताजी अपने भाई या किसी अन्य व्यक्ति मैंने अन्य को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, भतीजा को दे दिया, किसी अन्य को तो रजिस्ट्री कर दिया, केवल्ला कर दिया, है ना, बाजदावा देने का अधिकार फिर उसको नहीं रखता उसकी बेटी बाजदावा, क्योंकि बाप तो बेच दिया। बेच दिया, बेच देने के बाद तो वहाँ लिखाता है, जानते हैं ना, बाप का संपत्ति बहुत ऐसा है कि दो भाई है तो बाप किसी भाई को रजिस्ट्री कर देता है, अति बाप एक भाई को रजिस्ट्री कर देता है, करता है, ऐसा भी आपको मिलेगा, और एक भाई को नहीं रजिस्ट्री करता है। उससे कुछ लड़ाई झंझट हुआ बेटा बेटा बाप बेटा पर, तो कभी कभी ऐसा केस आता है कि एक बेटा पर कुछ जमीन रजिस्ट्री कर दिया, एक बेटा पर नहीं कर दिया, नहीं लिख दिया, तो रजिस्ट्री कर दिया, उसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए, तो नहीं तो हर जाएगा कि पिता का संपत्ति बेटा का जो खुद अधिकार है, तो फिर उसको रजिस्ट्री क्यों किया, ये कोर्ट का मामला आ जाता है, मलवाई हो जाता है। या जिसका बाप नहीं है, अति बाप है बेटा नहीं है, बेटी लोग है ना, बेटी लोग भी बहुत ऐसा करती है कि अपना पिता से रजिस्ट्री करवा लेता है कि नहीं पिताजी और माँ मर जाएगी तो हम लोग 3 बहन हैं, तो तीनों बहन हम लोग बांट के रजिस्ट्री करवा लीजिए, ताकि हम लोग का संपत्ति कोई हमारे चाचा भतीजा लुटेगा नहीं, कोई नहीं कुछ कहेगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो उषा में और पेज आ जाता है न्यायालय, उसका चाचा भतीजा करता है, जब हिंदू लॉ पिताक्षरा कानून के तहत उसका पिता की संपत्ति में बेटी का खुद अधिकार है, तो इसमें रजिस्ट्री क्यों करवाई, ठीक है, तो वहाँ एक पॉइंट आ जाता है, उसका समय हो गया। पिताक्षरा कानून में क्या है कि उस बेटी का अधिकार खुद है, और उसमें यदि कुछ पॉइंट है, पिता यदि लिखता है उस डीड में कि हम तीर्थ करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ बहाना लिखेगा, इलाज कराना, तीर्थ कराना, हम तीर्थ कराने के लिए जा रहे थे और तीर्थ कराने के एवज में हम बेटी से 1.5 लाख रुपया लिए थे, और उसके एवज में हम ये जमीन इतना डिसमिल जमीन बिक्री इनके हाथ कर रहे हैं, ठीक है, तब तो कोर्ट उनका जजमेंट दे देता है, और नहीं तो सब पॉइंट बना के नहीं लिखता है, जो रजिस्ट्री होता है कातिल जो लिखता है तो पॉइंट बना के नहीं लिखता है, नहीं लिखेगा तो उसमें फिर चैलेंज हो जाने के बाद बड़ा दिक्कत हो जाता है, न्यायालय बदल देता है कि पैतृक संपत्ति को मेरा मैंने बहन लोग कैसे दे, है ना। तो सर उसमें अगर रजिस्टर मान लिया हो चुका है ऐसा है ना, तो फिर ये अगर मान लीजिए रजिस्टर अगर हो चुका है तो फिर क्या होगा फिर ये सर, अगर मान लीजिए कोई चाचा या भाई उसी का है, तो अगर मान लें वहाँ कोर्ट में अगर ये दे दिया, मतलब चुनौती दे दिया, तो फिर क्या होगा फिर ये। बहुत सारा नियम है, बहुत सारा कानून, देखिए प्रत्येक पॉइंट में हार और जीत की बात हो जाती है। न्यायालय में जब जाता है तो दोनों तरफ से बहस होता है, और बहस होता है तो प्रत्येक पॉइंट यदि आप छूट गया तो हार जाइए, ठीक है। जमीन बराबर हो जाएगा, हाँ जमीन जो है बराबर हो जाए, बेटा बेटी का बराबर अधिकार, ठीक है। उसमें पिताक्षरा कानून कहता है कि इसमें इस नियम के मुताबिक ये जो है वह सिर्फ एक एप्लीकेशन देना चाहिए, वो एप्लीकेशन बेटी बाप एकलौता बेटा नहीं है बेटी है, तो बेटी लोग को सीधे एक एप्लीकेशन देना चाहिए अंचलाधिकारी कि ये बाप का हम एकलौती बेटी हैं या 2-3 वो है, जितना भी है लिखेगी, जितना बेटी हैं, और हम लोग को पिता का संपत्ति या पिता का पैतृक संपत्ति में लगान देने में हम लोग को असुविधा हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे चचा का भी बाल बच्चे लोग बाहर रहते हैं, हम लोग एक साथ माने नहीं जुट पाते हैं, जिसके चलते लगान देने में और पॉइंट बना के लिखेगा, लगान देने में असुविधा हो रहा है। इसलिए ये पिताक्षरा कानून के अंतर्गत जो नियम है उनके अनुसार
सारे संपत्ति को अलग करके और हम बेटियों के नाम से और लगान लिया जाए या लगा रसीद काटा जाए। और विषय में लिख देगा नामांतरण के समय, नाम चेंज करने के समय। तो ये कानून के तहत जब जाता है तो एप्लीकेशन सीओ के पास जाता है। सीओ क्या करते हैं, कानून तहत के मुताबिक एक आम इश्तहार निकालते हैं। आम इश्तहार क्या है कि अपना पीछे टांग देते हैं कार्यालय में, सूचना पट में कि ये जो आवेदन आया है, जो नाम रहेगा उन लोग आवेदन दिया है कि हमारे बाप का हम एकलौती बेटी हैं या 3 बेटी हैं और ये संपत्ति इन लोग अलग कराना चाहती है, लगान देना चाहती है। इसमें इन लोग का भाई भतीजा अगल बगल का किसी तरह का कोई उजूर हो तो उजूर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी वहाँ भी रहता है और एक लेटर गांव पर भी चला जाता है, पीयून लेके जाता है। आदेशपाल जो होता है वो जाते हैं और वहाँ जाके गांव के उसके अगल बगल साइन कराते हैं और उसके चाचा भतीजा से जाते हैं, वो सुनाते हैं कि देखिए आपकी बहन लोग आवेदन दिया है कि आपका जितना संपत्ति है वो उन्होंने अलग कराया है ना। तो उन लोग का कोई झगड़ा जो नहीं रहता है तो साइन कर देता है कि चलिए बांट दे दीजिए उन लोग से, उसका ऊपर साइन हो जाता है अनुष्ठान। बस आगे अनुष्ठान 1 सप्ताह का समय है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कोई जांच पड़ताल नहीं होगा। ऑब्जेक्शन आया जांच पड़ताल जाएगा करने के लिए सही बात गलत बात क्या है, उसमें एक कुर्सीनामा बना के और वह दिखाता है कि ये संपत्ति इनका नाम था, उनका बेटा ये था, उनका बेटा ये था, उसका बेटी लोग ये है ना, दे के और मुखिया सरपंच से अभी प्रमाणित कर देता है। या तो अभी तो कोर्ट से लोग करा लेता है, करा के उसमें साइन करा के जमा कर देता है। उसके मुताबिक फिर जब 1 सप्ताह समय सीओ आज साइन किए हैं तो 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद फिर वह कर्मचारी को दे देता है। कर्मचारी रजिस्टर को लेके उनका गांव तक जाता है और बैठ के उनका जितना प्लॉट है सबको अलग कर देता है, एक आपका शुद्धि पत्र बना के दे देता है और रसीद काट के बेटी लोग को दे देता है, ठीक है। बस उस दिन से उसका जितना हिस्सा है, जितना प्लॉट में सब लिखता है और लेके दे देता है। उस दिन से उसका बेटी का संपत्ति हो गया, उसमें डीड बनाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं बनाने है ना। उसमें डीड बनाइएगा तो उसको रजिस्ट्री कराना मतलब उसको 10 लाख रुपया खर्चा कराना, कीमती जमीन होगा कि नहीं। क्या कि जहाँ डीड बनेगा तो जितना का बनेगा उसका तो नियम है, उतना का पैसा जमा करना पड़ता है कि नहीं, उतना का वैल्यू का। सर अगर कोई हम जमीन लिए ठीक और जो रजिस्ट्री करवाएं तो पेपर मेरे पास नहीं है, खो गया, तो हम फिर कोर्ट से निकाल सकते हैं? हाँ कोर्ट से निकाल सकते हैं। जहाँ से रजिस्ट्री हुआ था वहाँ आपको मालूम है, एक चिरकुट मिलता है उसका पूरा नंबर तारीख यदि मालूम है तो खोज के निकाल के दे देगा आपको नकल। और नहीं मिला फिर भी उसको खोजने में समय लगेगा। जैसे मिल जाता है तो सीरियल नंबर से वहाँ रखा हुआ है, उसका छाया प्रति करके आपको देगा। और यदि नहीं मिला तो खोजने में दिक्कत होता है, उसमें पैसा खर्च होता है। कहता है कि भाई हम लोग सब फाइल को खोजेंगे कि आपका सारा चीज़ जल गया, आपको ना खाता मालूम है, ना प्लॉट मालूम है ना, मौजा मालूम है ना। उसमें जब आप केवला पट्टा को खुजवा रहे हैं तो खर्चा लेगा, ठीक है। और थोड़ा अभी इसे खतियाने आपको बहुत लोग का फट गया हो गया, खतियान निकालने जाइए रिकॉर्ड तो आपको कम से कम मौजा का नाम, खाता नंबर है ना, खाता नंबर, मौजा का नाम, रैयत का नाम बोलिएगा तब ना वो रिकॉर्ड को देखता है। और देख के तुरंत आपको बताता है देखिए इसमें 50 का प्लॉट है, इतना क्षेत्रफल है, फलना महतो नाम है, उसका पिता का ये नाम है, उसका नाम सब बता देता है। तो वो एप्लीकेशन भर के दे दीजिएगा, उसका फीस जमा कर दीजिएगा और फीस जमा करने के बाद वो आपको बना के और प्रमाणित करके दे देगा, जिसका नाम है पर्चा दे देता है। समझ गए, सब नियम है। तो इस तरह से ये आपका आप इतना जानिए कि इस कानून के तहत जो है लड़का लड़की को बराबर अधिकार है, ठीक है। और इस तरह से 12वां पीढ़ी तक, एक पीढ़ी नहीं 12वां पीढ़ी तक 12 साल के बाद एक जुग हो जाता है। 12 साल के बाद आपका जमीन हम जोतेंगे तो कायमी रैयत हो जाती है।
12 साल के बाद एक अधिकार होता है। बहुत ऐसा है कि लोग समझे बुझे है ये नहीं, किसी को 50 साल तक जोतने दिया और अभी कह देगा कि नहीं ये तो खा रहा था जोत रहा था, अब हम जमीन ले लेंगे, तो उसमें एप्लीकेशन आता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है और ये देना नहीं चाहता और रसीद कट रहा है उन्हीं के नाम से, तो वो अमीन के पास जाता है तो अमीन कहेगा कि देखो 12 साल के बाद एक जुड़ और ये शांतिपूर्ण। बीच में यदि विवाद होता है 12 साल के बाद एक जुग पलट जाता है। किसी को 12 साल तक संपत्ति रेगुलर जोतने के लिए मत दी, 12 साल तक अपना घर में भी रहने मत दी। उसमें हो जाता है एक सुख का अधिकार, उसमें कानून बन जाता है। एक मामूली सा बात, घर बना रहे हैं, घर बनाने के बाद आप बनाए वो बनाए, अभी बहुत अच्छा चल रहा था, अभी खिड़की खोल दिया, वो भी खिड़की खोल दिया, है ना, या तो आपका इधर बाथरूम है कुछ है, उधर आपका खिड़की खोल दिया और खिड़की खोल दिया और अभी चल रहा है और कहिएगा कि अभी कोई एप्लीकेशन नहीं दिए, कुछ मना नहीं किए और उसके बाद जाइएगा कुछ दिन के बाद उसको मना करने के लिए तो खिड़की नहीं बनेगा, क्योंकि उसको एक सुख का अधिकार होगा। उसको यदि आपको बंद करवाना था तो जब बना उसी समय एक एप्लीकेशन थाना में जाना चाहिए, फिर 1-2 साल बाद फिर वो जाना चाहिए, फिर 1-2 साल बाद एप्लीकेशन जाना चाहिए, तो उसमें कहेगा कि लोगों का विवाद होते आया है और 20 साल बाद भी आप उसको बंद करवा सकते, समझ गए। और नहीं शांतिपूर्वक हैं तो उसमें एक सुख का अधिकार है और सुख के अधिकार के बाद फिर उनका अधिकार बन जाए, ये कानून। सर डीमार्केशन जो जमीन होता है, हाँ डीमार्केशन जमीन कौन जमीन डीमार्केशन वो वाला जो बहुत लोग होता है उसको किसका अधिकार होता है? अधिकार जोतता है ना, अगर मजवा आम है तब तो जोतने से नहीं मिलने वाला है ना। यदि खास है, प्रकाश है ना, बहुत तरह की जमीन है, वो जमीन है तो उसको अधिकार हो जाता है, ठीक है। और अधिकार के तहत बाद में फिर देखिए गवर्नमेंट उनको कुछ करता है। तो सर अगर बीच में चारों तरफ से मेरा जमीन है और बीच में किसी दूसरा का अगर वो बेचना उसको बेच रहा और इधर भी आदमी है उधर भी आदमी है, सब है, लेकिन सबसे पहले अधिकार होता है आपका लेने का, ठीक है। ये आपके बगल में है, पहले ऐसा नियम था यदि किसी दुश्मनी से दूसरे को दे देता था तो बड़ा इसका जो रजिस्ट्री चार्ज है वो जाके जमा कर देता था तो इसके नाम से हो जाता, लेकिन उसके लिए समय सीमा 2 महीना 3 महीना ऐसे समय, फिर कुछ दिन सब हो जाएगा तो ऐसा नहीं, समझ गए। बहुत सारा ये पिताक्षरा कानून के तहत बना है, फिर नया कानून के तहत नहीं बना है। आगे देखिए